तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मेरे बच्चों नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंट्रोलिंग चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। कंट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है। देखिए, आपने प्लानिंग बनाई, आपने स्टाफ रखा, आपने उनको डायरेक्शन दी। पिछले चैप्टर तक हम डायरेक्शन यानी उनको काम सिखा चुके थे, उन्होंने काम कर भी लिया था। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या उन्होंने काम वैसा करा जैसा हम चाहते थे, क्या वो उतना प्रोडक्शन करके जा रहे हैं जितना हम चाहते थे। मैं चाहता था एक एम्प्लॉय रोज के 10 डब्बे बना करके जाए, क्या वो 10 डब्बे बना रहा है? अगर वो कम बना रहा है तो क्यों बना रहा है, उसको सही करें, उसे कंट्रोल करें। कहीं वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, या मैंने ही तो कहीं 19 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेट नहीं कर दिए थे। अब सर जी आपने एक वर्ड बोला स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? टारगेट। जो मैंने टारगेट सेट कर रखा था 10 डब्बे, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ही जरूरत से ज्यादा कर दिए हूं? इतने बन ही नहीं सकते हैं, पूरा एम्प्लॉय पूरे दिन लगा पड़ा है पर फिर भी काम नहीं हो रहा है, 10 डब्बे नहीं बन पा रहे, यानी मेरा कहीं स्टैंडर्ड ही तो गलत नहीं सेट कर रखा। तो इन सब चीजों के लिए हम इस चैप्टर के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करें। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग, ये पक्का करना that the activity in the organization are performed as per plan, कि एक्टिविटी हमारे as per plan चल रही है या नहीं चल रही है, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे कंट्रोलिंग। अब मैं कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर कंट्रोलिंग के स्टेप्स, कि कंट्रोलिंग करते वक्त क्या क्या स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप आता है मेरे बच्चे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड यानी अपने टारगेट सेट करो कि आपको एक बंदे से कितना काम करवाना है, ताकि आप जब ही तो कंपेयर कर पाओगे ना। अब सोचो जरा, अगर मैंने ये सोचा ही ना हो कि मुझे कितने आपसे डब्बे रोज के बनवाने हैं, फिर तो आप जो बना जाओ वो अच्छे। मुझे कैसे पता लगेगा बंदा सही चल रहा है, गलत चल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो सबसे पहला काम मेरा होता है स्टैंडर्ड को सेट करना। स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होता है अगेंस्ट विच, जिसके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड, जिसके साथ, जिसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव वाइज भी हो सकता है और क्वालिटेटिव वाइज भी हो सकता है। जैसे क्वांटिटेटिव में तो मैंने आपको बताया कि 10 डब्बे तो बनाकर जाए ही जाए, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कम से कम इस क्वालिटी का तो मेरे को माल तैयार चाहिए ही चाहिए। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टर्म में हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला चलो और पढ़ते हैं। Standard set should be flexible enough to modify whenever required. स्टैंडर्ड ऐसे सेट करो कि जिसको आप जब चाहे मॉडिफाई कर सको, चेंज कर सको। अगर कुछ चीजें बदल गई हैं तो आप अपने स्टैंडर्ड भी बदल दो। जैसे कोविड आया था बेटा, कोविड के टाइम पे सबके स्टैंडर्ड, सबके टारगेट धरे रह गए थे, चेंज करने पड़ेंगे। तो आपके स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जब जरूरत हो जब उसे हम मॉडिफाई भी कर सकें। चलो सर जी हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिए। अब आप चेक करो एम्प्लॉय कितना काम करके गया है, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसने काम एक्चुअल में करा कितना। एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। आपको बड़े तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। सर जी तरीके से आपका क्या कहना है, क्या मतलब है? देखो, मेजरमेंट इज नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड वेरेवर पॉसिबल। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के दौरान होनी चाहिए, ये भी ठीक है। मतलब जब बंदा परफॉर्म कर रहा हो, अपना काम परफॉर्म कर रहा हो, तभी उसके सर पे जाके खड़े हो जाओ। देखो समय रहते उसे ठीक कर लो कि बेटा ये तू गलत कर रहा है, इसे सही कर ले। ये ना हो पूरा काम खत्म कर ले तब उसके आप चेक कर रहे हो। उसके बाद भी चेक कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आप जाओ उसके पास।
देयर आर सेवरल टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर करने के बहुत तरीके हैं, जैसे सबसे पहले पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनली जाके चेक करो। सैंपल चेकिंग, या उसने माल बना लिया तो कोई भी सैंपल उठाओ, चेक कर लो, हाँ भाई अच्छा, हाँ ठीक है, ये सही बनाया तूने। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर लो कि पर डे कितना काम करके जा रहा है। अकाउंटिंग रेशियो, कंपनी की अकाउंटिंग रेशियो जो आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हो वो सब। मेरे को वो लाइन नहीं मिल रही है, अब मिली है वो लाइन। एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक हो पॉसिबल, तो वो जी चलिए, तो वो लाइन मुझे मिल गई है। एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो सके, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट। यानी अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करा है डब्बों के टर्म में, कितने 10 डब्बे बना के जाए, तो जब आप परफॉर्मेंस चेक करें तो डब्बों की फॉर्म में करें। उस समय ये ना करें मैं तो किलोग्राम में चेक करूंगा। जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी चीज है, लेट से कोई भी आप चीज पकड़ लीजिए। हाँ चल, आप मान लो किसी टेस्ट के ऊपर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस स्टैंडर्ड का टेस्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय ने उस पर काम किया होगा, एम्प्लॉय ने उस पर फोकस किया गया होगा। जब आप लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी चेक करने बैठे तो चेक तो गिनने बैठ गए, अच्छा कितने तूने, मान लो चॉकलेट थी, अच्छा तूने कितनी चॉकलेट बनाई है। वो कह रहा बाबूजी कितनी चॉकलेट बनाई है, आपने मुझसे कहा था कि टेस्ट का ध्यान रखियो, मेरा तो पूरा फोकस उस पे था। अब आप चेक करते समय ये देख रहे हो कितनी चॉकलेट बनाई है, तो ये गलत है। आपने स्टैंडर्ड सेट करा था क्वालिटी के ऊपर और चेक कर रहे हो क्वांटिटी के ऊपर, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो इसलिए उसने बोला है एज फॉर एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट। जिस जिस चीज से स्टैंडर्ड सेट करे गए, जिस टर्म में स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं, उसी के थ्रू आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए। दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन इजियर, उससे कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाता है। चलो सर जी, हमने उसके परफॉर्मेंस को चेक कर लिया। पहला स्टेप में हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, दूसरे स्टेप में हमने उसकी परफॉर्मेंस चेक करी थी, अब तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा कंपेयर। कंपेयर किसको कर रहे हैं, जो उसने करके गया है और जो हमने सोचा था, यानी अपने स्टैंडर्ड में और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, चलो कंपेयर पहले पढ़ लेते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ये बड़ा ही नॉर्मल है कि जितना आपने सोचा हो, एम्प्लॉय उससे थोड़ा सा 19-20 ही काम करके गया होगा, तो वो उसको कहलाता है डेविएशन। जैसे मैंने सोचा था मैं टेस्ट ले रहा हूं 80 नंबर का, तो अभी पहला टेस्ट है, तो इस हिसाब से बच्चों के 70 नंबर तो आने ही चाहिए, धीरे धीरे फिर और इंप्रूव करेंगे। ये मेरा स्टैंडर्ड था। अब जरूरी बिल्कुल हाई चांसेस है कि बच्चे 70 के पास ही रुक जाए, हो सकता है किसी के 68 आ जाए, किसी के 65 आ जाए, किसी के 66 आ जाए। तो ये जो गैप रह गया है इसको बोलते हैं डेविएशन। Actual performance is compared with the standard to find out deviation between actual and desired result. Comparison become easier when standard are set in quantitative terms. Comparison और आसान हो जाएगा अगर चीज आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे होंगे वो क्वांटिटी के वाइज करे होंगे, क्योंकि उसमें तो फिर गिन लोगे ना। क्वालिटी एक एक सेंसिबल फिनोमिना है, क्वालिटी को आप अच्छे से चेक नहीं कर पाओगे। आपके अनुसार मीठा तेज, मीठा इतना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा 19-20 कर दिया, तो आप डांटोगे किस लेवल का वो नहीं पता लगेगा। लेकिन जब आप नंबरों में सेट करोगे, आपने सोचा 10 डब्बे बना के जाए, वो बना के गया है 6 डब्बे, तो ये बहुत इजीली आप डेविएशन देख पा रहे हो, 4 डब्बों का डेविएशन है। सही है बेटा, ठीक है। फिर अब यहां पे हमें कुछ फर्क पता लग गए, अब उन फर्क को करेंगे एनालाइज, और ये हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटी।
हम कुछ डिफरेंस तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो भाई फर्क आएगा ही, मैं 70 सोच रहा हूं, बच्चा 65 के आसपास ही लाएगा पहले टेस्ट में, इतना मेरे मन में होता है, मैं तुम्हें नहीं बताता हूं लेकिन अपने मन में सोच के चलता हूं, इतना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, 65 तक आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, कि आप डिफरेंस किस हद तक एक्सेप्ट कर लोगे, कि अगर भैया डिफरेंस 5 मार्क्स का हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब मैंने 70 सोचे थे, अगर आप 65 तक भी ले आओगे फर्स्ट टेस्ट में तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अभी। ऑल्सो डेविएशन इन की एरिया ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड। अगर गड़बड़ हो रही है, देखो दो चीजें हैं बच्चे के मार्क्स कटने की, पहला या तो बच्चे की कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स कटे या बच्चे के कॉन्सेप्ट की वजह से मार्क्स कटे। अगर कटे हैं कैलकुलेशन की वजह से तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बच्चे को डांट लगाएंगे, बच्चे को कहेंगे बेटा 2 + 2 4, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये अब आपका काम है, बच्चा उसको कर लेगा। लेकिन मुझे पता लगा बच्चे की कॉन्सेप्ट ही खराब है, अब मुझे तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो 5 नंबर जो कम हुए थे, अगर वो कैलकुलेशन की वजह से हुए हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको कह दूंगा थोड़ा ध्यान से कर। लेकिन अगर वो 5 नंबर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट खराब होने की वजह से हुए तो वो बेटा की रिजल्ट एरिया है, वहां गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, कॉन्सेप्ट तो सही आने ही चाहिए आपको। डेविएशन इन की एरिया ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली। अब तो बहुत अर्जेंटली आपको मैं चेक करूंगा, बहुत अर्जेंटली आपकी मैं क्लास लगाऊंगा एज कंपेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरिया। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो और आपके मम्मी ने कहा बेटा 12 बजे तक वापसी आ जाइयो, आपने कहा ठीक है। अब 2 दोस्त थे, दोनों 12:30 बजे घर पहुंचे। अब 12:30 पहुंचे तो घर वाले भी कहेंगे चल 12 के 12:30 हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एक बच्चा तो टल्ली होके पहुंचा घर, एक बच्चा नॉर्मल में पहुंचा घर। उसको डांटनी पड़ेगी, डांट पड़ेगी टल्ली वाले बच्चे को कि तूने ये जो फर्क आया है तेरा, हमें आधे घंटे के फर्क से दिक्कत नहीं है, फर्क है तू गलत संगति में पड़ गया है, की रिजल्ट एरिया गड़बड़ है, इससे आपकी जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। इसलिए कंपनी भी उनकी तरफ उन एरिया पे ज्यादा ध्यान देती है कि अगर गलती उन जगहों पे हो रही है जिससे कंपनी की सक्सेस और फेलियर के ऊपर सवाल उठ जाएगा, उनको अर्जेंटली चेक करती है, और अगर वैसी नॉर्मल है तो चल कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। आफ्टर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डेविएशन इन की रिजल्ट एरिया, those deviation need to be these deviation are need to be analyzed for their cause। अब ये आ गए इसके अंदर 2 पॉइंट, एक तो है 1 मिनट, हाँ है, एक तो है 1 सेकेंड बेटा, एक तो है मेरे बेटा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वही है की रिजल्ट एरिया, कि अगर गड़बड़ करी है की रिजल्ट एरिया में तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। की रिजल्ट की Critical point control is a technique of managerial control which focuses on key result area that are critical to the success of an organization, जो किसी organization की success के लिए बहुत critical है। The key result area are set as critical point since it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity of the organization। ना तो ये पॉसिबल है, ना आप ये कर पाओगे कि आप कंपनी के अंदर हो रही हर एक्टिविटी पे नजर रख सको, नहीं। आप परिवार चला रहे हो, आप पूरे परिवार में हर एक्टिविटी पे कभी नजर नहीं रख सकते बच्चे की। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लेबर पे हमारा खर्चा ज्यादा होता है, हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर पोस्ट ऑफिस के चार्जेस बढ़ रहे हैं तो मेरे पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए आपके माता पिता आपके हर चीज पे आपके पीछे पीछे नहीं जा सकते। सिर्फ आपके की रिजल्ट एरिया में अगर उनको गड़बड़ लगती है, आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, आपके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, तब माँ बाप चिंता करते हैं, वरना माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हर बच्चा करता ही है। Management by exception is a technique of managerial control which involve identifying only significant deviation which go beyond the permissible limit। जो मेरी परमिसिबल लिमिट को भी क्रॉस कर दे,
मैंने सोचा था 5 नंबर कमाएंगे, तेरे तो 25 नंबर कमाए हैं बेटे। ये मेरी लिमिट से बाहर चला गया। ये मैं बेटा अब तेरे माँ बाप को बुलाऊंगा इंस्टीट्यूट और उनको कहूंगा कि थोड़ा सा बच्चे की घर पे ध्यान दें कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। घर पे मैं नहीं जा सकता, घर पे माँ बाप होते हैं। अगर आपके 5 नंबर तक कम आए तो मैं आपके माँ बाप नहीं बुलाऊंगा। तो अगर मेरी परमिसिबल लिमिट से भी बाहर आप चले गए एंड ब्रिंगिंग देम टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, तब मैं नोटिस में लाऊंगा मैनेजमेंट की कि भैया ये तो मेरी क्षमता के बाहर चला गया इसके मार्क्स। It is based on the belief that an effort to control everything result in control nothing। ये लाइन आपकी केस स्टडी की लाइन है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ जब ही बच्चे को डांटो जब वो आपकी परमिसिबल लिमिट से ऊपर चला जाए, जब वो शैतानी आपकी परमिसिबल लिमिट से ऊपर कर दे तब डांटो, वरना हर बात पे डांटोगे बच्चा ढीठ हो जाएगा। For example, if the plan lay down 2% increase in labor cost as an acceptable range of deviation, हमने सोचा था लेबर कॉस्ट 2% तक बढ़ जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। Then only increase in labor cost beyond 2%, अगर अब 2% से ऊपर लेबर कॉस्ट बढ़े should be brought to the notice of management। अब इस बात को मैनेजमेंट की नोटिस में लाना जरूरी बनता है। आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हमने डेविएशन पता कर ली, फर्क पता कर लिया, अब एक्शन लेने की बारी है। करेक्टिव एक्शन इज टेकन इफ डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट, हाउएवर नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर हमारी लिमिट के अंदर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ द डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन द स्टैंडर्ड मे हैव टू बी रिवाइज। अगर हमने खूब कोशिश करके देख लिया फिर भी हम लेबर से उतना काम नहीं करवा पा रहे तो यानी हमारे स्टैंडर्ड में ही कमी है, हमने टारगेट ही कुछ जरूरत से ज्यादा सेट कर लिया, हमें उसे रिवाइज करना चाहिए। अब कॉजेज ऑफ डेविएशन का है, फर्क क्यों आ सकते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल, मटेरियल खराब था, मशीन खराब थी, ऑब्सोलेट मशीन, मशीन पुरानी थी, डिफेक्टिव प्रोसेस खराब था, डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बस रीड कर लेना, दैट्स इट, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ जाते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग पे, इसके फीचर पढ़ लेते हैं। पहला फीचर क्या है, फीचर है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बिल्कुल, हमारे गोल को अचीव कराने में कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मेरा गोल है आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना और अगर मैं कंट्रोलिंग ही ना करूं, आपको रोकू टोकू ही नहीं, तो बेटा फिर ये गोल अचीव होने वाला नहीं है। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, हर जगह हर लेवल पे होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, कंट्रोलिंग हर लेवल पे करनी पड़ती है आपको। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लगातार करते रहना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉय पे हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते चल आज तूने अच्छा काम कर दिया कल से तेरे पे नजर रखना बंद कर देंगे, नहीं, कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बेटे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि कंट्रोलिंग इज बोथ लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आगे के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं अभी। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा पढ़ लो। As it involves a constant review of actual performance to ensure that activity in the organization are performed as per plan। कि आपको कांस्टेंट रिव्यू करना चाहिए, कांस्टेंट रिव्यू करना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय के ऊपर आपकी लगातार नजर होनी चाहिए कि चीजें एज पर प्लान चल रही है या नहीं चल रही। कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन कतई नहीं होता। इट ब्रिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद फिर वापसी प्लानिंग करनी पड़ती है। इट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, ये वापसी से आपको प्लानिंग की तरफ ले जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो पहली इंपॉर्टेंट तो वही है, कंपनी के गोल अचीव करवाना, वही जो आपने यहां पढ़ा था सेम वही है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज में जैसे आपकी हो गई लेबर, तो लेबर का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो ना। अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे तो यूटिलाइजेशन कैसे होगा। आप उसे रोकोगे टोकोगे नहीं तो वो तो खाली बैठा हुआ बीड़ी फूक रहा है, टाइम खराब कर रहा है आपका और कंपनी के पैसे खराब कर रहा है।
तो समय खराब करना, तो रिसोर्सेज को अगर आप ध्यान से अपने लेबर पे ध्यान रखोगे तो आप उनसे एफिशिएंट यूज भी उनका ले पाओगे। कंट्रोलिंग सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज कम करता है as each activity is performed in accordance with the predetermined standard, क्योंकि हम हर एक्टिविटी को अपने सेट किए गए पहले के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते रहते हैं। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंपनी में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कंट्रोलिंग से बहुत काम आता है, डिसिप्लिन उसके बिना नहीं आ सकता, बिना कंट्रोलिंग के। कंट्रोलिंग हैड टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर on the part of employee by keeping a close check on their activity। इसके ऊपर बेटा केस स्टडी बनती है, मैं आपको बताता हूँ, सीसीटीवी वाली केस स्टडी बनती है कि हमने सीसीटीवी लगा दी है उन पर नजर रखने के लिए, तो आंसर होता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। याद रखिएगा इसका, ठीक है, कि हम क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी पे हम क्लोज नजर बनाए रखें, तो इसमें सीसीटीवी वाला एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। अब सर जी एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होते हैं? एम्प्लॉय को पता है मेरे मालिक ने मुझसे बोला है रोज के 10 डब्बे बना के जाने हैं, उसे पता है मुझे कितना काम करना है। तो मोटिवेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है जो आपको अंदर से पावर दे कि भैया इतना काम करना है, ये काम करना है, इसके अंदर से जब आपकी इच्छा पैदा हो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। आपको पता है शाम को गाली खानी पड़ेगी, बेटर है काम कर लूं, तो यानी आपको ये कंट्रोलिंग ही तो है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, ना भैया काम कर ले। क्योंकि मोटिवेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो यहां नेगेटिव मोटिवेशन काम आ रही है। आइए पढ़े मेरे एग्जांपल में, एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, एम्प्लॉय बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड, कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड जो कंपनी ने टारगेट सोचा अगर हम इसको अचीव कर लेंगे तो हमें अप्रेज यानी हमें शाबाशी मिलेगी, वरना तो शाम को गाली मिलेगी। तो काम दोनों ही सूरत में हम करेंगे। दिस मोटिवेट देम एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हमें कंट्रोलिंग करते वक्त ये भी पता लगता है कि हमने जो स्टैंडर्ड यानी जो टारगेट सेट करे थे क्या वो एक्यूरेट थे, कहीं हमने जरूरत से ज्यादा स्टैंडर्ड तो नहीं सेट कर लिया था, तो उसको भी समय रहते हम रिवाइज कर लेंगे। एंड द लास्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। एक्शन आप each department and employee is governed by the predetermined standard which facilitate coordination in action। coordination better होता है कंट्रोलिंग के थ्रू, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट सभी एम्प्लॉय को एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से चेक किया जा रहा है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड का मतलब कि हमने जो सोच रखा है आपकी परफॉर्मेंस को उससे मैच किया जाएगा, तो सबके सब भैया कहेंगे सर से सर जोड़ के काम कर लो। अब ये ना हो कि काम ना हुआ शाम को हमारे को मैनेजमेंट पेल दे पकड़ के। इसके लिए मैंने आपको कोड बनाया, इस इंपॉर्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कोड बनाया सारे गामा पा, सारे गा, सारे गा मा, शायद पा की जरूरत ही नहीं है, चेक करता हूं। एस से क्या है? एस से क्या है? एस से है हमारा स्टैंडर्ड, ये रहा कि हमारे को स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी पता लगती है, तो एस से है मेरा बेटा स्टैंडर्ड। ओके सर जी। ए से क्या है? कुछ नहीं है। आर से क्या है? आर से देखते हैं, आर से ये रहा, कहां गया? रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हो, ठीक है सर जी। जी से क्या है? ई से कुछ नहीं है, एक एक छोड़ता जाऊंगा। जी से क्या है? गोल, गोल को अचीव करने में हेल्प मिलती है। ए से कुछ नहीं होगा। एम से होता है, एम से है मोटिवेशन, एम से है बेटा मोटिवेशन। एम्प्लॉय जो रहता है वो मोटिवेट रहता है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4, टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6, अभी तक कितने हुए? 1 2 3 4, ठीक है। कौन सा रह गया हमारा? कौन सा रह गया हमारा? हाँ, ये वाला ए से है आपका एक्शन, ये वाले ए से है आपका एक्शन, कि जो एक्शन यानी जो भी डिपार्टमेंट जो भी एम्प्लॉय आपस में काम करेंगे, एक्शन लेंगे, वो बड़े ही कोऑर्डिनेशन के साथ लेंगे, क्योंकि उनको पता है शाम को उनकी चेकिंग होनी है जो कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। एक और बच गया है, वो ऑर्डर वाला होगा, ऑर्डर वाला आप अलग से याद करेंगे। तो मेरे बच्चों इसके लिए मैंने आपको क्या, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर वाला, इसलिए इसको अलग ही रखा है मैंने। तो क्या है इसका कोड? सारे गामा ऑर्डर, सारे गामा ऑर्डर। तो स्टैंडर्ड, रिसोर्स, गोल, मोटिवेट,
एक्शन और एक ऑर्डर वाला पॉइंट। उसके बाद लिमिटेशन है, लिमिटेशन देख लेते हैं, वो सॉरी रिलेशनशिप है। लिमिटेशन तो आपके पूरे में एक ही चैप्टर में, वो है प्लानिंग चैप्टर, बाकी लिमिटेशन आपको नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके आपस में क्या रिलेशन है? ये वाला जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पढ़ाऊंगा मैं अभी, चलो पहले पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय प्लानिंग। प्लानिंग में जो हमने टारगेट सेट करते हैं उसी आधार पे हम कंट्रोलिंग करते हैं, तो कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्लानिंग करे जा रहे हो लेकिन कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो तो वो भी बेकार है। आपने प्लानिंग तो खूब अच्छे से बना ली, ये करूंगा वो करूंगा, एम्प्लॉय से ऐसे काम कराऊंगा ऐसे काम कराऊंगा, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं लेकिन गलतियों पे आप कुछ नजर ही नहीं रख रहे हो, तो आपकी ऐसी प्लानिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। इन दोनों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंट्रोलिंग प्लानिंग पर डिपेंड है और प्लानिंग कंट्रोलिंग पर डिपेंड है बेटा, दोनों आपस में इतना गहरा रिश्ता है इनका। प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, पेपर में सवाल आता है। देखिए प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है कि आपको ये प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करनी है, तो प्लानिंग तो वो प्रेस्क्रिप्शन दे रही है कि ये फॉलो करना है। कंट्रोलिंग इवेल्युएट करती है, यानी कि चेक करती है वैसा काम हुआ या नहीं, वैसा काम हुआ या नहीं। तो आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बिकॉज प्लानिंग प्रेस्क्राइब एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, की क्या एक्शन लेना है ये प्लानिंग बताती है फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, while controlling evaluate whether decision have been translated into desired action। और जबकि हम कंट्रोलिंग में ये चेक करते हैं कि जो हमने डिसीजन लिए थे प्लानिंग के दौरान, क्या वो सही में एक्शन में यानी रियल में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये पेपर में सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग। अब समझिए, प्लानिंग जनरली लोग सोचते हैं प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य, बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग फॉरवर्ड होती है। और कंट्रोलिंग के लिए लोग सोचते हैं कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो बीत चुका है उस पर हम चेक कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या हुई है, तो कंट्रोलिंग को लोग नजर से देखते हैं बैकवर्ड लुकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों ही फॉरवर्ड भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए प्लानिंग को तो आप कह दोगे हाँ फॉरवर्ड लुकिंग होती है, भविष्य के लिए होती है, वो तो समझ में आती है मैं डायरेक्ट। कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, आइए इसे पढ़ते हैं। बिकॉज प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, हाँ ठीक है, ये तो हो गया प्लानिंग के लिए बात। एंड कंट्रोलिंग सीक्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। आप कंट्रोलिंग कर ही क्यों रहे हो? पुराना ठीक करने के लिए, भविष्य को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए कंट्रोलिंग को भी फॉरवर्ड लुकिंग बोला गया है। समझ में आई बात? ओके सर जी। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग। अब कंट्रोलिंग तो आप बैकवर्ड लुकिंग बोल लोगे क्योंकि पीछे का देखते हैं कि सही हुआ है नहीं हुआ है काम। प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है, आइए पढ़े। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग are both looking backward because planning is guided by past experience। कि जो हम प्लानिंग बनाते हैं वो पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए ही तो बनाते हैं, तो प्लानिंग बनाते वक्त हम पीछे नजर करते हैं, इसलिए प्लानिंग बैकवर्ड भी है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड कंट्रोलिंग तो आप समझते ही हो बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट इन द पास्ट। कंट्रोलिंग बैकवर्ड तो है, ये तो आपको साफ समझ में आ जाता है कि कंट्रोलिंग में हम यही तो करते हैं कि जो हुआ उसको देख रहे हैं सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन प्लानिंग कैसे बैकवर्ड है? प्लानिंग ऐसे बैकवर्ड है कि जब हम नया प्लान बनाते हैं तो हम पहले पास्ट में जाके देखते हैं कि पास्ट में वो प्लान सही था, पास्ट में क्या कमियां रह गई थी, उनको ध्यान में रखते हुए नया प्लान बनाया जाता है। इसलिए प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग होती है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चों मेरे?
तो ये एक छोटा सा चैप्टर, कंट्रोलिंग चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। रिवाइज करते रहिए, वीडियोस आती रहेंगी, मेहनत आपको करनी है। 1-1.5-2 महीने की बात है बच्चों, लग के मेहनत कर लो मेरे साथ, आपको कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। अभी सिर्फ थियरी पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक पे PYQ करवाऊंगा, तैयारी पूरी बोर्ड के पेपरों तक आपकी करा के दूंगा, चिंता मत करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।